सिया, सिया जल्दी आओ। देखो तुम्हारे पापा कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। जाने क्या हो गया है इनको। सिया और समीर दोनों अपने कमरे से भागते हुए आए। सिया ने पापा पापा पुकार कर उनका हाथ उठाया। उसे उनका हाथ बेजान लगा। समीर ने डॉक्टर को फ़ोन किया। पत्नी सुजाता फूट फूट कर रोने लगी। सिया ने कहा, मम्मी, पापा को कुछ नहीं हुआ। आप रोइए मत प्लीज़, वरना मुझे भी रोना आने लगेगा। डॉक्टर अनुराग समीर के मित्र थे, इसलिए तुरंत आ गए। उन्होंने आग की पुतली देखी और ही इज़ नो मोर कहकर कमरे से बाहर चले गए। सिया माँ से चिपटकर सिसकने लगी। जब कुछ देर वह रो चुकी तो समीर बोले, सिया, अपने आप को संभालो। समीर भी घबराए हुए थे। बेटे दीप की हरकतों से परेशान होकर सिया मम्मी पापा को अपने साथ ले आई थी। अभी महीना भी पूरा नहीं हुआ था कि पापा सब लोगों को छोड़कर चले गए। मम्मी, पापा शाम को एकदम ठीक थे। क्या आपसे कुछ कहा सुनी हुई थी? नहीं सिया बेटा। मम्मी को असमंजस में देखकर सिया का शक पक्का हो गया था कि वे उससे कुछ छिपा रही हैं। सच बताओ मम्मी, रात में क्या हुआ था? वे सिसकते हुए बोली, बेटे दीप का फ़ोन आया था। उसने पापा के जाली दस्तखत बनाकर मकान का सौदा तय कर लिया है और बयाना भी ले लिया है। इसी बात पर पापा नाराज़ हो उठे थे। ज्वाइंट अकाउंट होने के कारण वह बैंक से रुपये पहले ही निकाल चुका था। 2 दिन पहले श्यामा चाचा का भी फ़ोन आया था। घर पर किसी लड़की को लेकर आया था और उसके कारण उनसे भी उसने खूब गाली गलौज और हाथापाई की। इसी बात को लेकर बाप बेटे के बीच जोर जोर से बहस होती रही। मैंने इन्हें समझाने का भी प्रयास किया तो मुझे डांट दिया। फिर आधी रात में उठकर कोई दवा खाकर बोले, ऐसी औलाद से बिना औलाद होते तो ज़्यादा सुखी होते सुजाता। मम्मी, इतनी बात हो गई और आपने मुझे कुछ भी नहीं बताया। बेटा, तुम लोग रात में देर से थके मांदे आए थे। यह सब तो मैं जब से दीप जवान हुआ है तब से देख सुन रही हूँ। मुझे क्या मालूम कि यह बात आज इनके दिल में ऐसी छुप जाएगी। समीर मम्मी और सिया से बोले, सिया बताओ, कहाँ कहाँ फ़ोन करना है? मैंने दिया और श्याम चाचा को फ़ोन कर दिया है। कह दिया है कि आप जिन्हें ठीक समझिए उन्हें सूचना दे दीजिए। आपके आने के बाद ही कुछ होगा। समीर के मित्र और पड़ोसी एकत्रित हो गए थे। उन सबकी सहायता से शव को बरामदे में रखकर सब वहीं खड़े हो गए। समीर ने बताया कि श्याम चाचा, दिया और सुचित्रा बुआ के आने में लगभग 5 घंटे लग जाएंगे, इसलिए उन लोगों के आने के बाद ही कुछ होगा। यह सुनते ही सब लोग तीतर बीतर हो गए। वहाँ पर सिया, समीर और सुजाता ही रह गए। सुजाता की आंखों के सामने दीप के बचपन की बातें चलचित्र की तरह चलने लगी। बेटी सिया और दिया के बाद बेटा दीप के पैदा होने पर घर में खुशियां छा गई थीं। अम्मा, सोम और श्याम भैया को बेटे की खबर सुनते ही मानो कारू का खजाना मिल गया था। परिवार में पहला बेटा था, इसलिए अतिरिक्त लाड़ प्यार का हकदार था। सीमित आमदनी होने के कारण बेटियों की ज़रूरतों पर कटौती शुरू हो गई। 2.5-3 साल का दीप अपने मन का न होने पर तब तक रोता जब तक उसकी जिद पूरी न हो जाती। सोम ने दोनों बेटियों को तो सरकारी हिंदी स्कूल में पढ़ाया था। चूँकि कॉन्वेंट स्कूल महंगे होते थे, इसलिए उनका बहाना होता था कि वहाँ पढ़कर बच्चे बिगड़ जाते हैं। सिया दिया दोनों मेहनती थी, हमेशा अपनी कक्षा में प्रथम आती, इसलिए दोनों पढ़ लिख कर डिग्री कॉलेज में लेक्चरर बन गई। परंतु जब दीप के एडमिशन का समय आया तो सोम ने उसका नाम कॉन्वेंट स्कूल में 10,000 रुपये डोनेशन देकर लिखवाया था। सिया उससे 8 साल बड़ी थी, इसलिए उससे थोड़ा दबता था, लेकिन दिया से तो उसकी एक पल भी नहीं बनती थी। दिया और दीप की आपसी मारपीट से परेशान होकर मैं अक्सर रो पड़ती थी। दोनों की गुत्थम गुत्था से खींचकर अक्सर कहती, ऐसा लगता है कि घर छोड़कर कहीं चली जाऊं, लेकिन मेरा तो कोई ठिकाना भी नहीं था। एक बार दोनों एक पेंसिल के लिए लड़ रहे थे। दीप ने दिया को गंदी सी गाली दी। सुनते ही मैंने एक जोरदार थप्पड़ लगा दिया था तो वह मुझसे चिपट गया और मेरी बाह में दांत गरा दिया। आज भी उस जख्म का निशान मेरी बाह पर बना हुआ है। जैसे ही दर्द से बिलबिलाकर मैंने उसे हल्के से धक्का दिया, वह जानबूझकर मुंह से बल गिर गया। होठ में दांत चुभ जाने के कारण उसके खून निकल आया था। मुंह फाड़कर जोर जोर से चिल्लाना लगा। अम्मा जी खून देखकर मुझ पर गर्म हो उठी। माँ हो कि दुश्मन, ऐसे धक्का दिया जाता है? वे दीप के आंसू पोंछकर बोली, मेरा राजकुमार है, अभी तुम्हारे लिए पेंसिल का पूरा डब्बा मंगवा कर दूंगी। तुम इस कलूटी को एक भी मत देना। अम्मा जी दिया को लाड़ से कलूटी ही कहती थी। फिर दीप के कान में फुसफुसा कर बोली, मेरे साथ आओ, मैंने तुम्हारे लिए लड्डू छिपा कर रखे हैं। रोना तो महज दीप का नाटक था।
मैं आंखों में आंसू भर कर रह गई थी। दीप ने एक लड्डू मुंह में रखा, दूसरा हाथ में, और घर से फुर हो गया। सोम बहुत गर्म मिजाज और कायदे कानून वाले थे, लेकिन बेटे की मोह ममता में सारे कायदे कानून भूल जाते। मैं सुबह से रात तक घर का काम करती करती थक जाती। मुंह अंधेरे ही उठकर तीनों बच्चों का टिफिन पैक कर देती। खाना कपड़ा बर्तन करते करते थक कर निढाल हो जाती थी। तीनों बच्चों का दूध बनाकर मेज पर रख देती। दीप चीखता हुआ कहता, मुझे नहीं पीना सादा दूध, बॉर्नवीटा डालो तभी पीऊँगा। बॉर्नवीटा खत्म हो गया है, इसलिए चुपचाप दूध पियो। टिफिन बैग में रखो और स्कूल जाओ। वैन वाला कब से हॉर्न बजा रहा है। मैंने गिलास उठाकर दीप के मुंह में लगाने का प्रयास किया। आधा गिलास दूध देखते ही उसने मेरे हाथ को झटक दिया। हाथ से गिलास छूटकर दूध जमीन पर फैल गया। मैं चिल्लाकर बोली, बहुत बदतमीज हो गया है। सिया दिया को जितना देती हूँ चुपचाप पीकर चली जाती हैं। ये नालायक हर समय कोई न कोई बखेरा खड़ा कर देता है। सोम कमरे से भागते हुए आए। डांटते हुए मुझे बोले, तुम्हारा कोई भी काम ढंग से नहीं होता। जब तुम्हें पता है कि वह गिलास भरकर दूध पीता है तो तुमने उसे चिढ़ाने के लिए जानबूझकर आधा गिलास दूध क्यों दिया। मेरे लिए तो तीनों बच्चे बराबर हैं। मैं तो तीनों को एक सा खिलाऊंगी पहनाऊंगी। मेरे लिए बेटा बेटी दोनों एक समान हैं। मैंने सोम को जवाब दिया, ज़्यादा जबान मत चलाओ मेरे सामने। सिया दिया एक दिन दूध नहीं पिएंगी तो मर थोड़ी ही जाएंगी। अम्मा जी ने सोम के सुर में सुर मिलाया। सिया दीप को बुलाने के लिए बाहर से आई थी। दादी और पापा की सारी बातें उसे सुन ली। 14 वर्ष की सिया समझदार हो चुकी थी। उस दिन के बाद से उसने दूध को हाथ भी नहीं लगाया। दिया दीप को जिद करते देख खुद भी वैसा ही करने लग जाती थी। एक दिन दीप टिफिन मेज पर पटक कर बोला, मैं आज से टिफिन नहीं ले जाऊंगा। सब बच्चे पकौड़े, इडली, पुलाव और जाने क्या क्या लेकर आते हैं, परंतु तुम तो पराठे के सिवा कुछ बनाना ही नहीं जानती माँ। मैं चिढ़ते हुए बोली, सुबह इतने सारे काम होते हैं, 56 भोग बनाना मेरे वश का नहीं। अपने बाप से कहो नौकरानी रख ले, वही रच रच कर बनाती खिलाती रहेगी तुम्हें। दीप ने टिफिन गुस्से से जमीन पर फेंक दिया। मुझे नहीं ले जाना यह सड़ा हुआ पराठा। मैं चीख कर बोली, खाना फेंक रहे हो? 2-4 दिन भूखे रहोगे तो सब समझ में आ जाएगा। सोम दौड़े दौड़े आए, दीप का हाथ पकड़कर बाहर ले गए। उन्होंने निश्चय ही उसकी मुट्ठी में रुपये रख दिए होंगे। वह हंसता खिलखिलाता साइकिल पर चढ़कर स्कूल चला गया। अंदर आते ही सोम बोले, तुम भी कम थोड़े ही हो। जब तुम्हें पता है कि वह पराठा नहीं पसंद करता है तो कुछ और बना दो, लेकिन तुम तो मानोगी नहीं। चाहे कितनी भी करो तुम अपने ही मन की करोगी। आप मत चिल्लाइए मुझ पर, उसको बिगाड़ने में आप ही ज़्यादा जिम्मेदार हैं। आपने उसे रुपये क्यों दिए? मैंने उनसे पूछा। सोम ने कहा, वह भूखा रहता कि नहीं, अगर रुपये नहीं देता तो क्या हुआ, एक आध दिन भूखा रहता तो दिमाग ठिकाने आ जाता। आप खुद खाने की प्लेट फेंकते हो, वही उसने भी सीख लिया है। चुप रहो, ज़्यादा चबर चबर मत किया करो। मैं रोते रोते किचन से चली आई। यह सब तो रोज का काम हो गया था। दीप 9वीं कक्षा में आ गया था। उसकी दोस्ती कक्षा के रईस आवारा टाइप लड़कों से थी, न कि पढ़ने में होशियार बच्चों से। एक दिन वह बोला, पापा यश मैथ्स की कोचिंग कर रहा है, मुझे भी कोचिंग ज्वाइन करनी है। सोमदीप की किसी बात के लिए मना नहीं करते थे, वे उसकी हर फरमाइश पूरी करते। पापा आशु हमेशा ब्रांडेड शर्ट ही पहनता है, मेरे पास तो एक भी नहीं है। अगले दिन ही सोम ऑफिस से लौटते हुए ब्रांडेड शर्ट लेकर आए। शर्ट देखकर वह खुशी से सोम से चिपक कर बोला, मेरे अच्छे पापा, आप बहुत अच्छे हैं। उसे सोम के ओवरटाइम की कोई फिक्र नहीं थी। उसी साल सिया की शादी हो गई थी। दीप आज़ाद हो गया था। दिया से तो उसकी अधिकतर बोलचाल ही नहीं बंद रहती थी। सोम का प्रमोशन होकर मंगलोर पोस्टिंग हो गई। वे दिया और दीप की पढ़ाई के कारण उन्हें श्याम भैया की देखरेख में यहीं छोड़कर चले गए थे। दीप घर से बाहर ज़्यादा रहता। मैं ट्यूशन पढ़ने जा रहा हूँ कहकर वह घंटों के लिए गायब हो जाता। उस पर डांट फटकार का कोई असर नहीं था। 2-3 महीने में सोम आते तो मैं माँ होने के नाते शिकायतों का पुलिंदा खोलकर उन्हें सुनाने की कोशिश करती, जिसे सोम ध्यान से सुनते भी नहीं थे। हंसकर लाड से इतराते हुए दीप से कहते, क्यों भाई दीप, अपनी मम्मी का कहा माना करो, इन्हें परेशान मत किया करो, ये तुम्हारी ढेरों शिकायतें करती रहती हैं। हाँ, तुम्हारी इसी वर्ष बोर्ड की परीक्षा है, तुम्हारी तैयारी कैसी चल रही है? फर्स्ट क्लास पापा, मेरे तो सारे सब्जेक्ट तैयार हैं, रिवीजन चल रहा है। मेरी बातों से ज़्यादा उन्हें बेटे की बातों पर विश्वास था। सोम निश्चिंत थे क्योंकि बीवी को तो हमेशा बड़बड़ करने की आदत है। दीप का हाई स्कूल का रिजल्ट निकलने वाला था। सोम छुट्टी लेकर मंगलोर से आ गए थे। सोम बेटे से लड़ियाते हुए बोले थे, दीप तुम्हारा 80% अंक तो आ ही जाएंगे।
दीप बोला, श्योर पापा। भाई फिर तुम क्या इनाम लोगे? मेरा मन नहीं माना था, बीच में ही बोल पड़ी। सिया ने जब पूरे कॉलेज में टॉप किया था तो आपने कभी नहीं पूछा था उससे। अरे वह तो बेटी थी, यह तो मेरा बेटा है, मेरा नाम रोशन करेगा। पापा मुझे अपने दोस्तों को होटल में पार्टी देनी पड़ेगी। ज़रूर देना, अपना मन मत छोटा करना। मुझे पहले से बता देना कि कितने रुपए चाहिए पार्टी के लिए। दीप का रिजल्ट इंटरनेट पर देखा गया, उसके 51% आए थे। यह देखकर सोम ने आव देखा न ताव उस पर थप्पड़ों की बरसात कर दी। बेटे को बचाने के चक्कर में एक दो हाथ मेरे भी लग गए थे। घर में मातम का माहौल था, परंतु दीप पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वह ढीठ की तरह कह रहा था, मेरे तो सारे पेपर अच्छे गए थे, जाने कैसे इतने कम अंक आए। जरूर कहीं गड़बड़ है, मैं स्क्रूटनी करवाऊंगा। सोम को बहुत बड़ा सदमा लगा था। शर्म के कारण वे 2-3 दिन घर से बाहर ही नहीं निकले। वे समझ नहीं पा रहे थे कि दीप को सही रास्ते पर कैसे लाएं। तमाम दौड़ धूप करके सोम ने दीप का एडमिशन कॉमर्स में करवाया। बेटे को अपने पास बिठाकर प्यार से खूब समझाया, बेटा दीप, मेरे पास कोई दौलत नहीं रखी है कि मैं तुम्हें कोई दुकान या व्यापार करवा सकूं। तुम्हें मेहनत से पढ़ना होगा, क्योंकि तुम्हें पढ़ लिख कर भविष्य में आईएएस ऑफिसर बनना है। जी पापा, मैं अब मन लगाकर पढ़ाई करूँगा। आंखों में आंसू भरकर सोम मंगलोर चले गए। दीप फिर पुराने रवैये में लौट आया। कोचिंग के बहाने वह दिन भर घर से गायब रहता। जब घर में रहता तो या तो मोबाइल पर बातें करता या ईयरफोन कानों में लगाकर गाने सुनता। श्याम भैया ने एक दिन डांटते हुए कहा, दीप बेटा, पढ़ाई पर ध्यान दो। इस वर्ष तुम्हारी इंटर की बोर्ड की परीक्षा है। हाई स्कूल की तरह इस पर रिजल्ट खराब मत करना। दीप बिगड़ कर बोला, चाचा, मैं अपना भला बुरा समझता हूँ, आपको उपदेश देने की जरूरत नहीं है। श्याम भैया ने उस दिन के बाद से दीप की हरकतों की ओर से अपनी आंखें बंद कर ली। दीप की शामें दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट में पिज़्ज़ा बर्गर खाए बिना नहीं बीतती थी। सब बियर पार्टी का भी लुत्फ उठाते। खर्चे से बचाए हुए जो रुपये अलमारी के कोनों में मैंने छिपाए रखी थी, आसानी से उन पर वह हाथ साफ करता रहता। धीरे धीरे उसकी हिम्मत बढ़ती जा रही थी। मैं परेशान रहती, परंतु यदि भूल से भी दीप से कुछ कहती तो वह मुझसे लड़ने पर उतारू हो जाता था। मैं मन ही मन घुटती रहती। मेरे दिल के दर्द को कोई सुनने वाला नहीं था। दिन ब दिन मैं सूखकर कांटा होते जा रही थी। एक दिन श्याम भैया मुझे डॉक्टर के पास लेकर गए तो डॉक्टर ने तमाम टेस्ट कर डाले। ईसीजी करने के बाद उन्होंने दिल की बीमारी बताई। डॉक्टर ने ढेर सारी दवाएं और पूरी तरह आराम करने की सलाह दी। सोम मेरी बीमारी की खबर सुनकर भागे चले आए। मेरी हालत देख उनकी आंखों में भी आंसू आ गए। दीप पक्का नाटकबाज था। जब तक सोम थे उनके सामने कॉपी किताब खोलकर बैठा रहता। सोम का और मेरा भी काम में हाथ बटाता, मेरी देखभाल भी करता। सोम को लगा कि मेरी बीमारी के कारण वह सुधर गया है। डॉक्टर की दवाओं और सोम की देखभाल से मेरा स्वास्थ्य जल्दी ही सुधरने लगा। सोम ने इन दिनों महसूस किया कि श्याम भी दीप से नाराज और खिंचे खिंचे से रहते हैं, परंतु पुत्र के मुंह में उन्हें श्याम ही गलत लगते थे। एक दिन मैं दीप पर झुंझला रही थी तो श्याम भैया भी उसकी हाँ में हाँ मिलाकर कुछ बोलने लगे। सोम को यह अच्छा नहीं लगा, इसलिए बीच में बात काटते हुए मेरी ओर इशारा करके बोले, तुम लोग समझते क्यों नहीं हो? वह जवान हो गया है, अपना भला बुरा खुद समझता है। हर समय टोका टोकी करना अच्छा नहीं होता। फिर श्याम भैया की ओर मुखातिब होकर बोले थे, श्याम, तुम्हें भी समझना चाहिए कि यही उसके खाने खिलने की उम्र है। फिर तो आगे चलकर जिम्मेदारियां उस पर पड़ ही जाएगी। मैं थोड़ी नाराज होकर बोली, आपकी आंखों पर बेटे के मुंह की पट्टी बंधी हुई है, आप समझते क्यों नहीं? आपका बेटा बिगड़ गया है, उसके लक्षण अच्छे नहीं हैं, उसका संग साथ अच्छे लड़कों का नहीं है। सो मुझ पर चिल्ला पड़े, तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया है, हर समय उठपटांग बातें करना तुम्हारा काम है। मैं भी नाराज होकर जोर से बोली, आपने तो कसम खा रखी है मेरी बात न मानने की। मैं तो दिल की मरीज हूँ, मर जाऊंगी। आप ही बुढ़ापे में सिर पर हाथ रखकर रोएंगे, तब मुझे और मेरी बातों को याद करेंगे। सोम की छुट्टियां समाप्त हो गई थीं। वे चले गए। ट्रांसफ़र करवाने की कोशिश में लगे हुए थे। सोम के जाते ही दीप अपने असली रंग में आ गया। एक दिन उसने अलमारी से घर खर्च के रखे हुए 1000 रुपये निकाल लिए। मैंने घर में शोर मचा दिया। मैंने दिया से फिर दीप से भी रुपयों के बारे में पूछा। दीप ने हड़बड़ाहट में नौकरानी गुड़िया का नाम ले लिया। सुबह का समय था, इसलिए श्याम भैया भी घर ही पर थे। उन्होंने दीप से पूछा, तुमने उसे रुपये निकालते हुए देखा था? हाँ, वह अलमारी के पास खड़ी होकर अपने कुर्ते के अंदर कुछ छुपा रही थी। गुड़िया कस्में खाती रही,
कि उसने रुपये नहीं लिए, लेकिन श्याम भैया पर क्रोध का जुनून सवार था। उन्होंने उसकी तलाशी लेकर बेइज्जती भी की, उसको एक दो थप्पड़ भी जड़ दिए, पुलिस में शिकायत करने की धमकी भी दी, लेकिन रुपये उसने लिए हो तब तो मिले। काम करने वाली से जरूर मैं हाथ धो बैठी थी। इस बीच दीप कब छूमंतर हो गया कोई नहीं देख पाया। गुड़िया की अम्मा ने मोहल्ले में बदनामी और करा दी। वह चिल्ला चिल्लाकर कहती फिर रही थी, बड़े लोग होंगे अपने घर के, मेरी भी कोई इज्जत है, मेहनत करके पेट भरते हैं। दीप बाबू बिल्कुल आवारा है, उन्होंने ही रुपये चुराए हैं। वे हमारी गुड़िया को छेड़ रहे थे। उसके शोर मचाने पर उन्होंने उससे बदला लेने के लिए उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया। दीप तो पक्का चोर है। श्याम भैया तो मोहल्ले में किसी से आंख भी नहीं मिला पा रहे थे। मैं भी शर्म से पानी पानी हो गई थी। बेटे की नीच हरकतों के कारण मैं ज़्यादातर बीमार और अकेली रहने लगी। श्याम भैया ने दीप की नित्य नई नई करतूतों से परेशान होकर आंगन के बीच में दीवार खड़ी करवाकर सोम से सारे संबंध तोड़ लिए। देवर देवरानी से नाता टूटने का सदमा झेलना मुझे बहुत भारी पड़ रहा था। घर के सारे काम मुझे अकेले ही करने पड़ते। अक्सर मैं हाँफती हुई पलंग पर लेट जाती, अंदर ही अंदर दिन भर घुटती रहती थी। दीप गिरते पड़ते बीकॉम पास कर चुका था। दोस्तों यारों के साथ यहाँ वहाँ घूमता फिरता और बातें लंबी लंबी करता। सोम बेटे की नौकरी के लिए फॉर्म भरवाते रहते, परंतु सफलता कहीं नहीं मिलती। वे दीप की नौकरी के लिए यहाँ वहाँ भागते रहते, सिफारिश के लिए लोगों के हाथ पैर जोड़ते रहते। निराश होकर अपने फंड के पैसे से दीप के लिए एक छोटी सी मोबाइल की दुकान भी खुलवाई, लेकिन दीप के लिए वह उसके स्टैंडर्ड की नहीं थी। 8-10 दिन से ज़्यादा उस पर वह नहीं बैठ पाया। फलस्वरूप सोम के पैसे बर्बाद हो गए। वे मन ही मन बेटे के भविष्य को लेकर निराश हो गए थे। एक और बीमारी और दूसरी ओर बेरोजगार बेटा। इसी बीच दिया की शादी भी आ गई। शादी में होने वाले खर्च को देखकर एक दिन दीप बोला, फंड के सारे रुपये पापा दिया की शादी पे खर्च कर दे रहे हैं, तो मेरे लिए क्या बचेगा। बेटे की यह बात सुनते ही मैं सकते में आ गई थी। यदि सोम को बेटे की यह बात पता चलेगी तो उन्हें कितना दुख होगा। दीप के दोस्त अपनी अपनी नौकरी में व्यस्त हो गए थे। स्वयं दीप अपनी बेरोजगारी से तंग आ चुका था। न तो वह समय से नहाता था न खाता था। चुपचाप अपने कमरे में लेटा हुआ टकटकी लगाकर छत को निहारता रहता। हंसता खिलखिलाता हुआ घर उदासी और मनहूसियत के बादल में छिप गया था। सोम और उनके लाडले के बीच आपस में बोलचाल लगभग बंद सी हो गई थी। तभी एक दिन दीप सोम से आकर बोला, पापा यदि आप घर गिरवी रखकर कुछ रुपयों का इंतजाम कर दें तो मुझे नौकरी जरूर मिल जाएगी। एक एजेंट से मेरी बात हुई है, उसने मुझे बताया है कि 3 लाख रुपये लगेंगे। उसके एवज में अस्थायी नौकरी दिलवाने का वादा किया है उसने। देखो दीप, तुम किसी ठग के चक्कर में मत पड़ना। कुछ धोखेबाज लोगों का यही धंधा है कि वे जवान लड़कों को बहला फुसला कर उन्हें बड़े बड़े ख्वाब दिखाकर अपना उल्लू सीधा करते हैं। दीप क्रोधित होकर चिल्ला उठा, पापा आप तो मेरा जीवन बर्बाद करके छोड़िएगा। आप मेरे बाप हैं कि दुश्मन। यह सुनकर मैं चुप नहीं रह पाई और बोल पड़ी, दीप पापा से इस तरह बात करते हो। बुढ़िया तुम तो चुप ही रहो, खांस खांस कर जीना हराम कर रखा है। सोम ने तमक कर हाथ उठा लिया था। मैंने झट से उनका हाथ पकड़ लिया। यह क्या कर रहे हो आप? मारो मारो, और क्या कर सकते हो। तुम दोनों ने मेरे लिए किया ही क्या है। न तो अच्छे स्कूल में पढ़ाया, न डोनेशन देकर इंजीनियर बनाया, कॉमर्स में एडमिशन करवा के कहीं का नहीं छोड़ा, बस पैदा करके छोड़ दिया। मेरी बेकारी के लिए तुम ही दोनों जिम्मेदार हो। तुम यह घर और बुढ़िया, तुम अपने जेवर लेकर चाटो। मुझे बेकार देखकर तुम बहुत खुश हो रही हो ना। एक दिन रेल की पटरी पर जाकर सो जाऊंगा तो घी के दीप जलाना। सोम और मेरे लिए यह सब अप्रत्याशित सा था। रुआंसी आवाज़ में सोम बोले थे, दीप इतने नाराज़ ना हो बेटा, मैं अपने ऑफिस में तुम्हारी नौकरी की जुगाड़ में जी जान से लगा हुआ हूँ। बड़े साहब से बात भी हो गई है। उन्होंने कहा है कि अभी अस्थायी पद होगा। यदि ठीक से तुम काम करोगे तो तुम्हारा पद अस्थायी कर दिया जाएगा। रहने दो एहसान करने का। खबरदार जो मेरे लिए किसी से बात की, मैं घर छोड़कर कहीं चला जाऊंगा। दोनों चैन से रहना। दीप अपने पापा से बोला। दीप तो यह कहकर चला गया, लेकिन सोम सदमे में आ गए। यह देख सिया को बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने मुझे और सोम को अपने घर आकर रहने के लिए मना लिया। हम दोनों तो सिया के यहाँ आ गए। फिर कुछ दिनों के बाद पता चला कि दीप अपने घर में वापस रहने के लिए आ गया है। पर हमें कहाँ पता था कि वह घर में रहने के लिए नहीं बल्कि घर का सौदा करने के लिए आया था।
इधर सोम का सारा काम होने के बाद मैं वापस अपने घर गई, लेकिन मैंने दीप को वहाँ से निकाल दिया और साथ ही जो सौदा उसने घर का किया था उससे भी जाकर कानूनी कार्यवाही की। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।